हाँ तो बच्चों, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और कौन क्यों है? कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों? और क्यों? तो कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो इसे क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थों का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। किस रूप में? एटीपी। एटीपी का अर्थ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा अर्थ क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी के रूप में जो ऊर्जा संचित रहती है, एटीपी के रूप में जो ऊर्जा संचित रहती है, ये हमारे जैव प्रक्रमों के कार्यों को करने के लिए संपन्न होती है। जैव प्रक्रम के कार्य के अंतर्गत क्या होता है? जैसे भोजन का पाचन करना, उत्सर्जन करना, परिवहन करना, गमन करना, जनन करना, ये सब क्या है? जैव प्रक्रम के कार्य हैं। उसके लिए ये ऊर्जा प्रयुक्त होती है। इसलिए इसी कारण एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता है। और अब है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, कोशिका भित्ति को बनाने वाली लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका झिल्ली को बनाने वाली लिपिड व प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? लिपिड व प्रोटीन का संश्लेषण
कहाँ होता है, कहाँ होता। तो बच्चों अब इसमें लिपिड का जो संश्लेषण है, लिपिड का संश्लेषण होता है खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, प्रद्रव्य जालिका, लिपिड का नहीं, प्रोटीन का, प्रोटीन का संश्लेषण होता है खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका, प्रोटीन का। इसे कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका में। अब लिपिड का संश्लेषण होता है, लिपिड का संश्लेषण होता है चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है प्रोटीन। अब खुरदरी इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें क्या लगे रहते हैं, इसमें लगे रहते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। और लिपिड चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका में लिपिड का संश्लेषण होता है, और इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। क्या कहलाती है प्रक्रिया? इसमें खुरदरी में प्रोटीन का संश्लेषण, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका में लिपिड का संश्लेषण, क्या कहलाता है? झिल्ली जीवात जनन। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? 2 नंबर में आता है एग्जाम में, अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? भोजन कैसे करता है? तो सबसे पहले आना चाहिए अमीबा क्या है, जीव है ये? अमीबा है एक कोशिकीय जीव। वह जीव है एक कोशिकीय जीव, यानी एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है? ये अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को, भोजन, पोषण, जनन, श्वसन, परिवहन एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न करता है। तो ये बच्चों ये अपना भोजन अपनी कोशिका कला, अमीबा को कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसा अनिश्चित आकार होती है इसकी, ये कोशिका कला है। क्या है इसकी? कोशिका कला। तो ये कोशिका कला सजीव होती है, इसकी लचीली होती है और पारदर्शी होती है, और वर्णात्मक पारगम्य होती है। वर्णात्मक पारगम्य का मतलब है ये कुछ ही चीजों को अपने अंदर आने देती है, अंदर आने जाने देती है, और कुछ चीजों को नहीं आने देती है। तो अमीबा कोशिका कला या बाह्य पर्यावरण द्वारा भोजन ग्रहण करता है, इसके द्वारा कोशिका कला के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। और अमीबा द्वारा ठोस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, यदि ये ठोस भोजन लेता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। यदि कब? यदि ये भोजन किस रूप में लेता है? ठोस रूप में लेता है।
तब एंडोसाइटोसिस कहलाती है ये प्रक्रिया। और यदि अमीबा अपना भोजन तरल पदार्थों में रहता है, किस रूप में रहता है अपने भोजन को तरल पदार्थों में, मतलब पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। यदि अपना भोजन ये ठोस रूप में लेता है तो एंडोसाइटोसिस, और यदि तरल रूप में लेता है तो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, परासरण क्या है? क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है परासरण क्या है? परासरण क्या है, ये है अगला प्रश्न। तो बच्चों ध्यान देंगे इसमें, अर्ध पारगम्य ऐसा, अर्ध पारगम्य या इसे क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य, अर्ध पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होने वाले मिश्रण को, अर्ध पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होने वाले मिश्रण को परासरण कहते हैं। अर्ध पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होने वाले मिश्रण को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो इसमें जल के अणु उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर, इसमें जल के अणु उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर, उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर जाते हैं। अर्ध पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर जाते हैं। अब इसका हम प्रयोग द्वारा प्रदर्शन करेंगे, इसके द्वारा प्रदर्शन करेंगे प्रयोग के द्वारा। परासरण का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन, प्रदर्शन।
ये है आलू का कंद, इसका प्याली बना रहे हैं हम। इसमें बाहर की ओर जल है, इसमें देख रहे होंगे आलू का जो छिलका हुआ भाग है उसके अंदर जल है। तो ये थोड़ा ध्यान करेंगे आप, पीडीएफ में भेजूंगा मैं, उससे आप और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसमें शक्कर का घोल अंदर है, इस वाले में शक्कर का घोल बाहर है। शक्कर का घोल, ये है आलू का कंद। और इसमें ये है आलू द्वारा अंतःप्राशन, वाला अंतःप्राशन है। आलू द्वारा अंतःप्राशन, और ये बी वाला है आलू द्वारा बहिर्प्राशन का प्रदर्शन। आलू द्वारा बहिर्प्राशन का प्रदर्शन। ये अंतःप्राशन और ये बहिर्प्राशन, तो सब समझेंगे आप। तो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, एक बड़े आलू को छिलकर बीच में क्या कर देते हैं, दो टुकड़े कर दे रहे हैं हम इसके ना, बीच में छील दे रहे हैं इसको इस प्रकार से, और दोनों के मध्य भाग में से गूदा निकाल दे रहे हैं, इसमें खाली मतलब प्याले जैसा इसकी संरचना बना दे रहे हैं हम। और एक अर्धांश में क्या भर रहे हैं हम, शक्कर का घोल, शक्कर का ये इसमें सांद्र विलयन डाले हैं, सांद्र का मतलब गाढ़ा। और उसको एक आलपिन आलू के अंदर हम आलपिन को कर रहे हैं, अंकित कर दे रहे हैं। और था इसे एक पैटी डिश में जल में आधा डुबो कर रख रहे हैं, पूरा नहीं डुबा रहे हैं, क्या रख रहे हैं इसको हम, आधा डुबा दे रहे हैं। और दूसरे अर्धांत में डाल जल डालकर आलपिन को हम, इसमें भी हम आलपिन को अंकित कर रहे हैं। और इस अर्धांत से शक्कर के विलयन, इस अर्धांत को हम कहा रख रहे हैं, शक्कर, ये वाला शक्कर का विलयन है और ये है जल का विलयन। इस वाले अर्धांत बी वाले भाग जो आलू है इसको हम इसमें रख रहे हैं, ये शक्कर के घोल में हम इसको रख रहे हैं। और कुछ समय पश्चात हम यदि हम देखते हैं इन दोनों को, तो पहले अर्धांश में जल की मात्रा जिसमें है, उसमें ये देख रहे होंगे आप, इसमें ये पहले इसमें यहाँ पर था और ये जल की मात्रा इसमें बढ़ी है, तो यानी इसमें अंतःप्राशन हो रहा है। बाहर के माध्यम में क्या होगा, बाहर के माध्यम में जल है, अंदर क्या है, शक्कर का। तो इसमें यानी जो जल वाला भाग होगा इसकी सांद्रता कम होगी और इसकी सांद्रता अधिक होगी, तो ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसका मिट्टी के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाएगा और यहाँ पर जल भर जाएगा। तो ये इसके अंदर प्रवेश करने के कारण कहला रहा है ये अंतःप्राशन। क्या कहला रहा है, अंतःप्राशन। और इसमें देख रहे होंगे बाहर का माध्यम कैसा है, ये
सांद्र है क्योंकि शरबत है, ये जल का, ये चीनी का घोल है ये। और अंदर क्या है? जल। अंदर क्या होगी? सांद्रता कम होगी आलू के प्याले के अंदर, और आलू के कप के बाहर की सांद्रता अधिक होगी। तो इसमें जो जल भरा हुआ था वो क्या हो गया? खाली हो गया, मतलब अंदर से जल बाहर की ओर आ गया। तो यानी क्या हो गया इसमें? बहिर्प्रासरण हो गया। बहिर्प्रासरण की क्रिया संपन्न हो गई। तो बच्चों अब इसमें अंतर समझेंगे। जब तक टाइम आउट नहीं होता, अगर टाइम आउट होने के बाद फिर आप दोबारा रिज्वाइन करेंगे, सब रीएडमिट होंगे, तो इसमें जब तक टाइम आउट होता है समझेंगे। तो अंतःप्रासन और बहिःप्रासन संख्या, अंतःप्रासरण और बहिःप्रासरण। बच्चों ध्यान देंगे इधर। अंतःप्रासरण में क्या होता है? इसमें सांद्र घोल अंदर की ओर, सांद्र घोल अंदर की ओर होता है तथा तनु घोल क्या होता है? बाहर की ओर होता है। और बहिःप्रासरण में इसमें तनु घोल क्या होता है? अंदर होता है, और सांद्र घोल क्या होता है? बाहर होता है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर है, इसमें प्रासरण की क्रिया बाह्य माध्यम से अंदर की ओर हो रही है, बाह्य माध्यम से प्रासरण की क्रिया अंदर की ओर हो रही है। और दूसरे में देख रहे होंगे प्रासरण क्रिया बाह्य माध्यम से, भीतरी माध्यम से बाहर की ओर हो रही है। इसमें प्रासरण क्रिया कोशिका से बाह्य माध्यम की ओर हो रही है। ये क्या है? वही प्रासरण। हाँ तो बच्चों टाइम आउट, ये सबके समझ में आ गया ये? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। और समझ में नहीं आया तो ये भी आप कह सकते हैं समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। तो टाइम इंड हो रहा है इसमें, दोबारा आप रीएडमिट होंगे।